तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फॉर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का। बाकी दो वीडियोस मैंने बना चुका हूँ। तीन हमारे एप्लीकेशंस थी, तीनों में से दो वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आपको फिजिक्स के अभी तक मैंने जितनी वीडियोस डाल रखी है वो सारी की सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, फिर आपको ये वीडियोस थोड़ी और अच्छे से समझ में आएगी। डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से नए नए फॉर्मूले जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, 3 पे डिपेंड कर रही है, या इनवर्स पावर पे डिपेंड कर रही है, ये सब चीज़ें भी हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने जिससे कि हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ये मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है। उसमें लिखा होगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन दे रखा होगा। तो सिंपली मैंने उसको लिख रखा है। हमको दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है हमारे पास, जो कि डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और इस पेंडुलम का ये जो बॉब है, इस ये बॉब के मास होगा कुछ ना कुछ, और ये स्ट्रिंग की कुछ लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाता है उसको हमने टी लिख रखा है, सॉरी स्मॉल टी से लिख रखा है। तो ये जो टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे हम डायमेंशंस के हेल्प से इसमें एक रिलेशन फाइंड करेंगे कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या है। एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे इससे। तो चलो हम ड्राइव करते हैं, सिंपल सा एक स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो देखिए, टाइम पीरियड जो है वो या तो लेंथ के, मास के, जी के, किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो सकता है, किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो सकता है, किसी की पावर 2 पे हो सकता है, किसी की पावर 1 पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो हम सिंपल लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगा देते हैं, एम की पावर ए लिख देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ए की पावर ए की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, अगर इन्वर्स रिलेशन होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एल की पावर बी लिख देते हैं, और जो लास्ट है हमारा जी की पावर सी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करता जाऊं तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो कांस्टेंट लग गया, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। तो सिंपली हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। अगर हमको ए, बी और सी की वैल्यू पता लग जाए तो एक सिंपल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो देखिए, ए, बी, सी की वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये दोनों जो है बराबर है, तो बराबर है यानी इक्वेशन अगर करेक्ट है, तो करेक्ट इक्वेशन को हम चेक करने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी थी, जो कि हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी डायमेंशंस की, कि कैसे हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से कि जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए, तब जो वो फॉर्मूला होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अगर मैं लिखूं तो टाइम की डायमेंशन सिंपल होगी टाइम। ठीक है, तो टी की पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे ही देखो, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन हम लिख देते हैं, मास की पावर ए हो गई, लेंथ की डायमेंशन लिख देते हैं, एल की पावर बी हो गई। ऐसी एक्सेलेशन की डायमेंशन, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरीके की एक्सेलेशन है, और एक्सेलेशन की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2। तो इसको लिख देते हैं एल टी की पावर -2 की पावर होल की पावर कितनी हो जाएगी? सी। तो सी लिख दिया हमने। सिंपली आप सॉल्व करते जाएंगे तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ देखिए, एम की पावर ए तो हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज, एल की पावर बी भी एज इट इज लिख दिया, और यहाँ देखिए होल की पावर है तो ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए एल टी की पावर -2 सी,
एल की पावर सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। अब देखिए सिंपली हम क्या करना चाहते हैं, इन सबों को एक ही साथ लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एम की पावर ए और एल की पावर देखिए बी है, यहाँ पे एल की पावर सी है, तो बेस सेम है तो पावर जो होगी ऐड हो जाएगी, तो एल की पावर बी प्लस सी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए टी की पावर कितनी है, -2c। ठीक है, और इधर की तरफ अगर हम सिंपली लिखें तो ये है एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हम मास को मास से कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 0 किसके बराबर आ जाएगा, ए के। ठीक है, तो ए किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एल की पावर 0 है, यहाँ एल की पावर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। इसके बाद देखिए यहाँ टी की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर -2c है, तो 1 किसके बराबर है, -2c। तो यहाँ देखो सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 में -1/2, तो -1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद देखिए इसको जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो b -1/2 = 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का मतलब जो हमारा मेन फॉर्मूला था इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था के एम की पावर ए, एल एम की पावर ए थी, एल की पावर बी थी और जी की पावर सी थी। ठीक है, सिंपली पुट कर देते हैं। तो के की पावर कितनी, के तो ऐसे ही हो गया कांस्टेंट वैल्यू, एम की पावर 0, एम की पावर 0, ए की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दी। एल की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है 1/2, एल की पावर पुट कर दी 1/2, और जी की वैल्यू कितनी है -1/2, तो -1/2 पुट कर दी। ठीक है, तो 1/2 का मतलब रूट होता है, ये भी रूट है पर इनवर्स है, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं के टाइम्स √L/जी। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड का ऐसे एक फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें जो के की वैल्यू होती है वो 2π के इक्वल आती है, लास्ट में जो टाइम पीरियड आता है वो 2π√L/जी होता है। पर यहाँ देखिए एक चीज, डायमेंशन से सिर्फ हमको यहाँ तक पता लग पाएगा, के यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे डायमेंशन जो होता है वो हमको नहीं बता पाता। तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस के अंदर हमको रिलेशन तो पता लग जाता है कि क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या है, पर हमको मेन फॉर्मूला अगर हम जानना चाहें तो वो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगती, वो साइंटिफिकली हमको पता लगती है, तो इसमें हम ऐसे नहीं पता कर सकते कांस्टेंट की वैल्यू। तो एक लिमिटेशन है हमारे डायमेंशंस की, एक कमी है जो कि हमारे डायमेंशंस में होती है। डायमेंशन फॉर्मूले के थ्रू अगर हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना चाहे तो उसमें एक ये प्रॉब्लम हमारी आती है। मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम = 2π√L/जी। एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आप कितना भी बड़ा बॉब ले लो, टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा। इस चीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में देखा था ये सब चीजें। ठीक है, तो जिससे हमको इनर्शिया का पता लगा था, वो सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को। अब देखिए एक और हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है, ये एक बुक का क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा लिख रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन, यानी फ्रीक्वेंसी हमको बतानी है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। देखिए फर्स्ट चीज हमको दे रखी है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है सबसे पहली चीज। तो लेंथ किसकी लेंथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ, यानी हमारे पास एक ऐसे स्ट्रिंग सी है और इसको हम जब ऐसे हल्का सा इसको वो करते हैं, हिलाते हैं, तो ये थोड़ी सी ऐसे अप डाउन होगी, ऊपर नीचे हिलेगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसको इन्होंने किससे लिख रखा है, तो स्मॉल एल से लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन दे रखी है हमको। टेंशन क्या होता है, तो एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है, जनरेट होता है। ठीक है,
तो टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। थर्ड चीज देखिए, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये सिर्फ मास नहीं है, देखिए मास अपॉन लेंथ है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, पर इन्होंने एम से ही लिख रखा है इनको। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि डायमेंशन के इस्तेमाल से ड्राइव करो फॉर्मूला न्यू के लिए, ठीक है। तो सबों की एक बार डायमेंशन लिख देते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, तो एक तरीके से 1/t, 1/t यानी डायमेंशन हो जाएगी t की पावर -1, ठीक है। इसकी डायमेंशन लिख देते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की डायमेंशन होगी l की पावर, कोई भी जो भी हमारे पास पावर होगी तो इसकी डायमेंशन होगी l। और टी, टी यानी टेंशन, टेंशन एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली थी ml t की पावर -2, ठीक है, मास इनटू एक्सिलरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ का मतलब m और अपॉन में l। तो अगर सिंप्लीफाई करके लिख दो तो ये हो जाएगा ml की पावर -1, ठीक है। तो ये हमने पहले यहाँ पे डायमेंशंस लिख दिए। आपको सबसे पहला काम जो करना है यही करना है, एक बार डायमेंशंस लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आसान लगने लगेगा क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिख देना है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, v जो है यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी, सॉरी v लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्स भी हो सकता है। सिंपली हम लिख देते हैं पहला लेंथ, लेंथ की पावर कितनी कर देते हैं a, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए टेंशन, टेंशन की पावर कर देते हैं b। इसके बाद देखिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की पावर हो जाएगी c, ठीक है। सिंपली फिर इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो लग जाएगा k, l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c, ठीक है। सिंपली फिर इसका वो पुट कर दीजिए, डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो डायमेंशन पुट करेंगे तो न्यू, न्यू का हमने निकाला था t की पावर -1, देखिए, ठीक है। सिंपली इसको पुट करते हुए जाएंगे, k l की पावर कितनी हो जाएगी, लेंथ के लिए निकाला था l, तो l की पावर हो जाएगी a, ठीक है। k की कोई डायमेंशंस नहीं होती, इसको हटा देते हैं। t यानी टाइम, टेंशन था, टेंशन के लिए हमने लिखा था ml t की पावर -2 होल की पावर कितनी है b, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है c के लिए हम लिख देते हैं m की, m की डायमेंशंस क्या थी, m l की पावर -1, तो m l की पावर -1 की पावर c, ठीक है। तो देखिए आगे आपको सिंपली इसको करते हुए जाना है। इसको अगर पूरा फॉर्म में लिख दे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ठीक है। यहाँ देखिए m को एक साथ लिख देते हैं तो या फिर एक बार पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, पावर को एक बार अंदर ले जाते हैं। m की पावर b हो गई, l की पावर b हो गई और t की पावर हो गई -2b, ठीक है। यहाँ देखिए m की पावर c हो गई, l की पावर -c हो गई, ठीक है। अब m को पहले लिख देते हैं तो इसको आप सेम टू सेम उतार देंगे, l की पावर 0, t की पावर -1, ठीक है। यहाँ देखिए m की पावर, देखिए m की पावर b है, m की पावर c है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी b+c, ठीक है। आगे देखिए सिंपली इसको सॉल्व करते हुए जाना है हमको, तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो m की पावर हमने लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास l, l देखिए l की पावर a है, यहाँ l की पावर b है, या l की पावर -c है, तो टोटल क्या हो जाएगा a + b - c, ठीक है। लास्ट है हमारा t, t देखिए किसमें है, t सिर्फ यहाँ पे है -2b, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास। फिर सिंपली लास्ट करना है हमको कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो m को कंपेयर करेंगे तो b+c किसके बराबर आ जाएगा 0, l को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा a + b - c = 0, और t को कंपेयर करेंगे तो -1 बराबर आ जाएगा -2b, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल, जो आपको सबसे इजीएस्ट लगे उसको पहले कर लेंगे। तो यहाँ एक ही है हमारे पास वेरिएबल, तो b की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। b की पावर आ गया आपके पास, तो b को अगर यहाँ पुट कर दें तो 1/2 + c = 0, तो c की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो b और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो a प्लस में b की जगह पुट कर देंगे 1/2 और माइनस टाइम्स -1/2 = 0, तो ये आ जाएगा a प्लस में 1/2 + 1/2 = 0, हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा
1, ठीक है, तो a की पावर आ गई -1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी आ चुकी है, बस आपको इसमें क्या करना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो k वाली इक्वेशन होती है, उसमें आपको इसको सिंपली पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तो सिंपली लिख सकते हैं न्यू इक्वल्स टू k टाइम्स l की पावर a देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो -1, t की पावर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू निकलती है 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पास m की पावर कितनी है c, तो m की पावर c की वैल्यू कितनी है 1/2, -1/2 है, तो इसको लिख देते हैं, सॉरी मैंने c लिख दिया, 1/2 -1/2 लिख दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करके लिख देंगे, तो न्यू बराबर हो जाएगा k, l की पावर -1 है, तो ये l आ जाएगा नीचे, t की पावर 1/2 है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन, तो t/m, और होल की पावर कितनी आ जाएगी √, क्योंकि 1/2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √t/m। तो ये हमारा सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो फिर से यहाँ पे एक कांस्टेंट की कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, यहीं तक हमको सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन और फाइंड कर लिया है। ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में भी है, उसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।